हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 28 अगस्त 2020 के। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और हम लोग ने एसएससी सीजीएल टायर 2 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च की है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेटली भी है अवेलेबल फॉर इंग्लिश एंड क्वांट। और अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो पहली न्यूज़ है, ऑन 26 अगस्त 2020 द 110th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा वॉज सेलिब्रेटेड। 26 अगस्त 2020 को मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई गई। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कोपजे मैसेडोनिया। वे 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे मैसेडोनिया में पैदा हुई थी। मदर टेरेसा केम टू इंडिया इन 1929 एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन इंडिया सर्विंग द डेस्टिट्यूट। मदर टेरेसा 1929 में भारत आई थी और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में निराश्रितों की सेवा करने में व्यतीत कर दिया। She founded the Missionaries of Charity and she died on 5 September 1997 at the age of 87 in कोलकाता। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की 1997 में कोलकाता में 87 वर्ष की आयु में 5 सितंबर को उनका निधन हो गया था। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1979, भारत रत्न एंड मेनी अदर अवार्ड्स फॉर हर ग्रेट वर्क्स इन 1979। तो उन्हें उनके महान कार्यों के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वहीं 1980 में भारत रत्न और अन्य पुरस्कार दिए गए। ठीक है, so this will be 1980. On 4 September 2016, मदर टेरेसा was declared a saint. 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं मदर टेरेसा को। Now moving forward, let's see a question. In which year भारत रत्न मदर टेरेसा was declared a saint? भारत रत्न मदर टेरेसा को किस वर्ष संत घोषित किया गया था? 1997, 1985, 2000 and 2016। 1997, 1985, 2000 और 2016। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2016। नेक्स्ट इज नीति आयोग रिलीज्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है? नीति आयोग इसको लॉन्च करता है। EPI एम्स टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रमोट अ कन्वीनियंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। EPI जो है उसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है। इट हैज़ 4 पिलर्स: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इसके जो है 4 स्तंभ हैं क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन। एंड इट हैज़ 11 सब पिलर्स विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, बिजनेस एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, फाइनेंस फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड सपोर्ट, R&D, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑप्टिमाइजेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इसमें जो टोटल 11 उप स्तंभ है उसमें कुछ ये हैं: निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत संरचना, व्यवसाय वातावरण, अवसंरचना, परिवहन संपर्क, वित्त की सुविधा, निर्यात अवसंरचना, व्यापार सहायता, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और विकास अनुकूल शामिल है। मूविंग फॉरवर्ड, तो इसमें जो रिपोर्ट है, जो इंडेक्स जारी हुआ है, इसके कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। मेजर पॉइंट्स क्या है इसमें? मोस्ट इंडियन स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड वेल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी, ट्रैफिक कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। निर्यात विविधता, यातायात संपर्क व्यवस्था और मूलभूत ढांचे के पैमाने पर अधिकांश भारतीय राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मोस्ट कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया आर द बेस्ट परफॉर्मर्स एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव गॉट द टॉप 3 पोजीशंस। इसमें अधिकांश तटवर्ती राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने टॉप 3 जो स्थान है वो प्राप्त किए हैं। अमंग द लैंडलॉक्ड स्टेट्स, राजस्थान हैज परफॉर्म द बेस्ट, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड हरियाणा। तो भूमि से घिरे हुए राज्यों की बात करें तो उसमें राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और उसके बाद तेलंगाना और
हरियाणा का स्थान रहा है। उत्तराखंड इज द बेस्ट अमंग द हिमालयन स्टेट्स फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। तो अगर हिमालयी राज्यों की बात करें तो उसमें उत्तराखंड सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है और उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली हैज परफॉर्म द बेस्ट फॉलोड बाय गोवा एंड चंडीगढ़। तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, उसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, रिपोर्ट्स और इंडेक्स से रिलेटेड, ये आप अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट हैज परफॉर्म्ड बेस्ट अमंग द हिमालयन स्टेट्स। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक के अनुसार हिमालय राज्यों में किस राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है? त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि उत्तराखंड का परफॉर्मेंस हिमालयन स्टेट्स में बेस्ट रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस्ड 7 न्यू सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। दीज न्यू सर्कल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। तो ये जो नए सर्कल हैं ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। और इनमें भी कहाँ कहाँ पर है? त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी एंड मेरठ हैव बीन डिक्लेयर्ड एज न्यू सर्कल्स। तो इसमें त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है। अर्लियर देयर वर 29 ASI सर्कल्स अक्रॉस द कंट्री। तो इससे पहले देश भर में 29 जो है ASI सर्कल्स थे और अब ये 7 जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे? 36 ASI सर्कल्स हो जाएंगे। Two new circles have been announced including Lucknow and Agra in Uttar Pradesh and Jhansi in Bundelkhand and Meerut in Western उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा के साथ बुंदेलखंड में झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित 2 नए सर्कलों की घोषणा की गई है। ठीक है, तो उससे पहले जो है लखनऊ और आगरा में ऑलरेडी सर्कल्स थे। ठीक है, और अब जो है झांसी और मेरठ में भी वो सर्कल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, और इसी तरह बाकी जगह पे भी ऑलरेडी सर्कल्स हैं और वहाँ पर जो है और एडिशनल सर्कल्स वहाँ पे अनाउंस करे गए हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अनाउंस्ड 7 न्यू सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? त्रिची, रायपुर, जबलपुर एंड मेरठ। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन बी दैट इज रायपुर। त्रिची, जबलपुर, मेरठ इसमें शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? रायपुर शामिल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी रिलीज्ड अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन निधि मसौदा जो है वो तैयार किया है। One of the main objectives of this draft policy is to provide adequate guidance and create a framework for the safe processing of personal and sensitive personal data of individuals who are a part of national digital health ecosystem। इस मसौदा नीति का एक मुख्य उद्देश्य पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना और उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी डेटा होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत उसको वो पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल डेटा है तो उसकी सेफ्टी का जो है इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस पॉलिसी में जो भी गाइडेंस होगी एडिक्वेट गाइडेंस इसमें दी जाएगी कि कैसे एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाए सारे डेटा को स्टोर करने के लिए और उसकी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। द एम्बिशियस NDHM प्रोग्राम दैट इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे 2020। तो इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त का, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की थी। Talking about National Health Authority, so it is the apex body responsible for implementing Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
इंडियाज प्रीमियर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ये भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। इट हैज बीन स्टैब्लिश्ड इन 2018, तो इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो जो आयुष्मान भारत है जिसमें दो मेजर पार्ट हैं, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर्स है और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसके दो पार्ट हैं। तो आयुष्मान भारत को जो है इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है। अब इसमें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके अंतर्गत जो है बीमा प्रदान किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है और यहाँ पर गरीब परिवारों के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवार इसमें कवर्ड हैं और ऐसी ये पहली स्कीम है जो इतने लोगों को कवर करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2015, 2017, 2018 एंड 2020। 2015, 2017, 2018 या फिर 2020। तो कब की गई थी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना? The correct answer is option C, that is 2018. Guys, keep commenting the correct answer. Like the video, share it as much as you can. And if you have any doubt, please mention that in comment box. Next is 2 medical colleges and 3 super specialty blocks were inaugurated in राजस्थान। राजस्थान में 2 मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया गया है और ये जो उद्घाटन है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और ये जो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं ये भरतपुर और भीलवाड़ा में जो है लॉन्च किए गए हैं, जबकि जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हैं वो बीकानेर, उदयपुर और कोटा में लॉन्च किए गए हैं। राजस्थान की हम बात करें तो इट इज़ अ स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। ये उत्तरी भारत का एक राज्य है। इट कवर्स 10.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10.4% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया एंड द 7th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें तो राजस्थान जो है प्रथम है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि 7वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर है, आप सब जानते ही हैं। स्टेट गवर्नर कौन है यहाँ पे? कालराज मिश्रा हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर अशोक गहलोत है। द स्टेट हैज 25 लोकसभा सीट्स एंड 200 असेंबली सीट्स। तो यहाँ पे लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीट है? 200 सीट्स हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन राजस्थान? राजस्थान में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में पूछ ले जाते हैं। स्टेट्स की लोकसभा राज्यसभा जो सीट्स होती हैं, असेंबली सीट्स होती हैं, उसमें पूछ लेते हैं। साथ ही जो पीसीएस वाले स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। सो ऑप्शंस आर 20, 25, 30 एंड 35। जल्दी से बताइए, मैंने अभी बताया आपको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 25। मूविंग फॉरवर्ड, next is Northern Command Equipment Display 2020 was inaugurated at Northern Command Headquarters उधमपुर। हाल ही में उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 का उद्घाटन किया गया। Lieutenant Governor C. Bansi Ponappa, who is the Chief of Staff of the Northern Command, he inaugurated the display 2020। लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा ने, जो कि उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने प्रदर्शन समारोह 2020 का उद्घाटन किया। द सेरेमनी वाज हेल्ड अंडर द एजेस ऑफ नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स। ये समारोह उत्तरी कमान मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन डिफेंस टेक्नोलॉजी विच सॉ एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। यह आयोजन रक्षा प्रौद्योगिकियों में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय रक्षा उद्योग के लिए सक्रिय भागीदारी देखी गई थी। द डिस्प्ले डिपिक्टेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल मेजर एंड ट्रेनिंग चैनल्स। इस प्रदर्शन में काउंटर ड्रोन सिस्टम, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, स्थिति जनीय जागरूकता नियंत्रण उपायों और प्रशिक्षण माध्यमों को दर्शाया गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना का
उत्तरी कमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर, पठानकोट, शिमला एंड उरी. So what will be the correct answer for this? Very easy. The correct answer is option A, that is Udhampur. Moving forward, next news is industry ministers of BRICS countries met for cooperation in various fields including 5G and artificial intelligence. BRICS देशों के उद्योग मंत्रियों ने 5G और artificial intelligence सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए बैठक की. During the meeting, China urged BRICS countries to cooperate in digital transformation, especially in 5G and AI and digital economy, to promote digital transformation of enterprises and their innovation capabilities and sustainable economic and social development. बैठक के दौरान चीन ने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे डिजिटल परिवर्तन, विशेष रूप से 5G, AI और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन और उनकी नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देने और स्थायी आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोग को मजबूत करें. Currently, India is working on making its supply chain more flexible and diversified rather than relying too much on any one country. वर्तमान में भारत किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर होने के बजाय अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला और विविधतापूर्ण बनाने में काम कर रहा है. अर्ली जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें हम तो 1G वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s, 2G वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s, then 3G वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000s and then 4G वॉज इंट्रोड्यूस्ड सिंस 2010 and now it is the time for 5G. ओके, तो यहाँ पर 1G जो है वो 1980 के दशक में शुरू हुआ था, 2G जो है 1990 के दशक में, 3G 2000 के दशक में और 4G जो है वो 2010 के बाद से जो है शुरू हुआ और अब 5G जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है. इस पर जो विभिन्न देश हैं वो चर्चा में हैं और जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी उस पर प्रयास किए जा रहे हैं. उसके लिए गाइडलाइंस जो है वो प्रिपेयर की जा रही हैं. ब्रिक्स की हम बात करें तो इट इज़ अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय 5 मेजर इमर्जिंग कंट्रीज, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया एक समूह है. ओरिजिनली इट वॉज नोन एज ब्रिक टिल 2006 while after the joining of South Africa it became BRICS in 2010. तो पहले ये 2006 में इसमें 4 ही देश शामिल थे तो इसका नाम ब्रिक था और उसके बाद साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया 2010 में. हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ब्रिक्स के, जल्दी से बताइए. शंघाई, चाइना में है. एंड जो बैंक है रिलेटेड टू ब्रिक्स वो कौन सा है जो ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किया गया, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. ड्यूरिंग विच डेकेड डिड 1G, द अर्लियर जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स, वॉज इंट्रोड्यूस्ड? मोबाइल नेटवर्क की पूर्व पीढ़ी 1G की किस दशक के दौरान आई थी? 1990, 1980, 2000 एंड 1970. जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. The correct answer for this will be option B, that is 1980. आगे चलते हैं. Next is related to sports. James Anderson, the first fast bowler to take 600 wickets in Test cricket. James Anderson टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जो है वो बन गए हैं. Anderson, who is 38 years old, holds the record by achieving this success on the final day of third and final Test match against Pakistan in Southampton, England. 38 वर्षीय एंडरसन ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में अंतिम दिन यह सफलता हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है. ऑल्दो द मैच वॉज अ ड्रॉ, इंग्लैंड वन द सीरीज बाय 1-0. हालांकि ये मैच ड्रॉ रहा पर इंग्लैंड ने 1-0 से यह श्रृंखला जीत ली है. इन टेस्ट क्रिकेट, बॉलर्स मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन एंड अनिल कुंबले आर द स्पिनर्स हु टुक मोर विकेट्स देन एंडरसन. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इसमें एंडरसन से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन और अनिल कुंबले स्पिनर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो जेम्स एंडरसन की. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन. रिसेंटली डैश बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट. हाल ही में डैश टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. जेम्स एंडरसन, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन एंड अनिल कुंबले. जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जेम्स एंडरसन. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज experts from India, Bangladesh, Nepal and Myanmar came together to increase the
कंजर्वेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। Experts from these countries discussed future strategies for the conservation and revival of dolphins with regional cooperation. इन देशों के विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सहयोग से डॉल्फिन के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भविष्य की रणनीति पर चर्चा की है। द रिवर डॉल्फिन, a unique species found mainly in the rivers of Asia and South America, is now rapidly disappearing. नदी डॉल्फिन ये एक अनोखी प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका की नदियों में पाई जाती है और अब ये तेजी से लुप्त हो रही है। इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन हैज बीन डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज IUCN। भारत के राष्ट्रीय जलित जंतु गैंजेटिक डॉल्फिन को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्तप्राय घोषित किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए गैंजेटिक डॉल्फिन का IUCN स्टेटस क्या है, तो वो एंडेंजर्ड है। भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, गैंजेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, तो डॉल्फिन के लिए, और अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने 15 अगस्त को डिक्लेयर किया था कि जल्द ही जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लेपर्ड, नहीं प्रोजेक्ट लायन, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन जो है वो लॉन्च करेगी। और ये जो है जो सक्सेस है प्रोजेक्ट टाइगर की और प्रोजेक्ट एलिफेंट की, उसी सक्सेस को रिपीट करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट्स है वो लॉन्च किए जाएंगे। और ये डॉल्फिन और जो एशियाटिक लायन है उनको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और डॉल्फिन्स में यहाँ पर जो रिवर वाटर वाली जो डॉल्फिन है, रिवर वाटर वाली, और जो दूसरी वाली भी डॉल्फिन्स हैं जो खारे पानी में रहती हैं, उनको भी यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, let's see a question. Recently, many country experts have come together to increase the conservation of river dolphins. Which of them is not included? नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए हाल ही में कई देशों के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड चाइना। भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर चीन। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। ओके, क्योंकि इसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक साथ आए हैं, चीन इसमें शामिल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च द मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण शुरू की है। दिस एफर्ट विल बी मेड टू रिजॉल्व मेंटल हेल्थ इश्यूज इन 13 लैंग्वेजेस ऑन द किरण हेल्पलाइन नंबर। किरण हेल्पलाइन नंबर पर 13 भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। अभी होता क्या है कि अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं तो लोगों में अभी भी ये मतलब गलत फहमी रहती है कि मेंटल हेल्थ मतलब कि कुछ बड़ी चीज़ वो समझते हैं कि मतलब बंदा जो है मतलब उसको पागल की श्रेणी में वो डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत तरीके की होती है और वो क्योरेबल है और ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो इस हेल्पलाइन के थ्रू लोग बात भी नहीं करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि उससे रिलेटेड स्टिग्मा है। तो यहाँ पर जो है प्रमोट किया जाएगा, उन लोगों से बात की जाएगी जो किसी भी तरह की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसको फेस कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, सुसाइडल थॉट्स। ठीक है, जो भी या तो इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हो रहा है, किसी और कारण हो रहा है, उसमें हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। हम लोग को भी अगर हम अपने आसपास किसी को कुछ ऐसे इश्यूज से जूझते देखते हैं तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि कुछ उनके लिए गलत विचार बनाना चाहिए। There will be 3 levels of support. The caller will first be connected to the location-based helpline center and then as per need referred to rehabilitation, clinical psychologist, psychiatrist and the third level will be the follow-up. इस समर्थन के 3 स्तर होंगे। कॉल करने वाला पहले स्थान आधारित हेल्पलाइन केंद्र से जोड़ा जाएगा और फिर आवश्यकता के अनुसार पुनर्वास नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों को संदर्भित किया जाएगा और उसके बाद तीसरा स्तर जो होगा वो फॉलोअप होगा। Moving forward, let's see a question.
The Ministry of Social Justice and Empowerment launched the Mental Health Rehabilitation Helpline आशा, किरण, प्रकाश एंड विभा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन डैश शुरू की है। आशा, किरण, प्रकाश या फिर विभा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किरण। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज अ प्रोजेक्ट फॉर एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर चिल्ड्रन वॉज स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य हेतु एक परियोजना शुरू की गई है। Recently, a project focusing on health, nutrition and education among school children of 32 gram panchayats and poor children of slum in Bharatpur district of Rajasthan was launched। हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में 32 ग्राम पंचायतों के स्कूली बच्चों और झुग्गी बस्ती के गरीब बच्चों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर ध्यान देने वाली एक परियोजना शुरू की गई है। The project is supported by a group based in the UK which help कनेक्ट चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। यह परियोजना यूनाइटेड किंगडम स्थित समूह द्वारा समर्थित है। इससे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। फॉर दिस, विद्या ज्योति इंडिया बेस्ड इन ग्रीनफोर्ड यूके हैज आइडेंटिफाइड 2500 चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन भरतपुर विच विल हेल्प चिल्ड्रन इन 1st to 8th क्लासेस थ्रू फूड, बुक्स एंड बेसिक नेसेसिटीज। इसके लिए यूके के ग्रीनफोर्ड में कार्यरत विद्या ज्योति इंडिया ने भरतपुर में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2500 बच्चों की पहचान की है। इससे 1 से 8वीं कक्षाओं के बच्चों को भोजन, किताबें और बुनियादी आवश्यकताओं के माध्यम से मदद की जाएगी। एज अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, विद्या ज्योति इंडिया हैज जॉइंड हैंड्स विद ल्यूपिन फाउंडेशन ऑफ भरतपुर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील ट्वाइस अ डे टू अबाउट 1800 चिल्ड्रन इन गोकुल नगर। अभियान के एक हिस्से के रूप में विद्या ज्योति इंडिया ने गोकुल नगर में लगभग 1800 बच्चों को दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भरतपुर के ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ टू द चिल्ड्रन इन राजस्थान। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच स्टेट अ प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय यूके बेस्ड ग्रुप फॉर एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फॉर चिल्ड्रन वॉज लॉन्च्ड। हाल ही में किस राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य हेतु यूनाइटेड किंगडम स्थित समूह द्वारा समर्थित एक परियोजना शुरू की गई है? केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट न्यूज इज न्यू इनलैंड वाटरवे ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 3rd सितंबर। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 सितंबर से नया नदी व्यापार मार्ग शुरू किया जाएगा। अंडर दिस, द फर्स्ट पायलट विल बी ऑपरेशनल ऑन 3rd September 2020 ऑन द रोड कनेक्टिंग सोनामुरा इन त्रिपुरा टू दौदखंडी इन बांग्लादेश। इसके अंतर्गत त्रिपुरा में सोनमुरा को बांग्लादेश में दाऊदकंडी से जोड़ने वाले मार्ग पर 3 सितंबर 2020 को पहला पायलट परिचालन किया जाएगा। An agreement was signed by both sides in May 2020 to increase river trade by adding 2 new trade routes and 5 more ports to increase connectivity and reduce transport costs to India's northeastern states। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से संपर्क बढ़ाने और परिवहन को कम करने के लिए 2 नए मार्गों और 5 और बंदरगाहों को जोड़कर नदी के व्यापार को बढ़ाने के लिए मई 2020 में दोनों पक्षों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बांग्लादेश से यदि हमें ये रूट मिल जाता है तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक जाने के लिए, सामान को पहुंचाने के लिए, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि अभी बाय अगर हम लैंड रूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो खराब भी हो जाते हैं। और अगर हमें वो बांग्लादेश से वो जो रिवर रूट है अगर वो मिल जाएगा, इनलैंड वाटरवे ट्रेड रूट, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी, टाइमली जो है चीज़ें पहुंचेंगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट के आसार बढ़ेंगे। In 1972, India and Bangladesh signed the Inland Waterways Connectivity Agreement for bilateral trade on the Protocol for Inland Water Trade and Transit। भारत और बांग्लादेश ने 1972 में अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल पर द्विपक्षीय व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
The protocol has been expanded with the signing of second addendum on 20 May 2020, which added 2 new routes and 5 ports of call. This takes the total number of protocol routes to 10 and ports of call to 11. 20 मई 2020 को एक दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर के साथ प्रोटोकॉल का विस्तार किया गया, जिसमें 2 नए मार्गों और कॉल के 5 बंदरगाहों को जोड़ा गया था। तो इसके बाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच प्रोटोकॉल के तहत कुल मार्ग 10 हो गए हैं और बंदरगाह 11 हो गए हैं। बांग्लादेश की बात करें, सो इट इज अ साउथ एशियन कंट्री विच इज लोकेटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। द कैपिटल इज ढाका, राजधानी ढाका है, एंड द करेंसी इज बांग्लादेशी टका, मुद्रा बांग्लादेशी टका है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर शेख हसीना है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी अ क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया एंड बांग्लादेश sign the Inland Waterway Connectivity Agreement for bilateral trade on the Protocol for Inland Water Trade and Transit? भारत और बांग्लादेश ने किस वर्ष में अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल पर द्विपक्षीय व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1972, 1982, 1992 एंड 1998। 1972, 1982, 1992 और 1998। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कब साइन हुआ था ये एग्रीमेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1972। 1972 में ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कवर्ड डेली करंट अफेयर्स और उससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने देख लिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे और आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।